बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इससे पहले आप इस कहानी की 201 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 201 मुलाहिजा फरमाएं। मजीद 15 मिनट गुजर गए। बाहर गली में बहुत से लोग जमा हो चुके थे। शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर दाखिल होने की किसी ने जुरात नहीं की थी। और फिर पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर आजम खान बरामदे में चला गया। उसके साथ ही ने बाहर का गेट खोल दिया। बरिंद्रा और कई पुलिस वाले अंदर आ गए। रत्ना को 2 पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया। 15 मिनट बाद मुझे और शोभा को एक पुलिस जीप में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर दिया गया। 2 मुसल्लह पुलिस वाले भी हमारे साथ थे। हॉस्पिटल में शोभा का फौरी ही ट्रीटमेंट शुरू हो गया। कई रोज बाद उस रात मुझे बिमला से भी मिलने का मौका मिल गया। वो सो रही थी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने मुझे पहचान लिया। बिमला जाग गई। वो बेइख्तियार मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं तो समझी थी कि तुम मुझे छोड़कर जा चुके हो, वो आंसू पहुंचते हुए बोली। वो पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो शुभा की तलाश में था। मैंने कहा, कुछ पता चला उसका? बिमला ने पूछा। हाँ, वो मिल गई है और उसको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। उसकी हालत अच्छी नहीं। मैंने कहा, ओह क्या हुआ उसे? बिमला बोली, कहाँ है वो? मैं अभी उससे मिलूंगी। उसकी हालत बेहतर नहीं, सुबह मिल लेना, मैंने जवाब दिया और बेड के करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं तकरीबन आधे घंटे तक बिमला से बातें करता रहा और फिर अचानक मुझे मायामती का ख्याल आ गया। मैं बिमला से दूसरे दिन आने का वादा करके उसके कमरे से निकल आया। कुछ देर शोभा के पास रुका। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया था और उस पर गनूदगी तारी हो रही थी। मैं मायामती के मकान पर वापस पहुंचा तो 3 बजने वाले थे। मायामती खौफ की वजह से अभी तक जाग रही थी और उसने घर की सारी बत्तियां जला रखी थी। मेरी आवाज पहचानने के बाद उसने दरवाजा खोला। कई रोज से कुछ ऐसी सरगर्मियां थी कि रात के आखिरी पैर तक भाग दौड़ रहती थी। नींद भी पूरी नहीं होती थी और थकन भी हो रही थी। मायामती को मैंने इतना बताया कि मेरी दोस्त मिल गई है। उसके थोड़ी देर बाद मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे होश नहीं रहा। कई रोज गुजर गए। बिमला को हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। उसका जख्म मंदेमिल हो चुका था, बस जरा एहतियात की जरूरत थी। तम शोभा हॉस्पिटल ही में थी। उसे कई रोज तक इलाज की जरूरत थी। मायामती भी अपने फ्लैट पर मुंतकिल हो चुकी थी और उसने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी। बरिंद्रा ने ये मेहरबानी की थी कि एक आदमी उसकी हिफाजत पर मुकर्रर कर दिया था। बल्कि ये कहना चाहिए कि पुलिस के 2 आदमी सादा लिबास में उसके लिए वक्फ थे। एक दिन में उसके पास मौजूद रहता और दूसरा रात को उसके फ्लैट की निगरानी करता था। मैं और बिमला आर्निको रोड पर दरियाए धोबी खोला के किनारे एक और मकान में मुंतकिल हो गए थे। नेपाल में बेशुमार छोटे बड़े दरिया हैं और यहाँ दरिया को खोला कहा जाता है। ये मकान एक खूबसूरत काठी की तरह था और इसके गिर्द एक वसी कंपाउंड भी था। इसका बंदोबस्त बरिंद्रा ही ने किया था और मुझे बाद में पता चला कि ये काटेज महकमा पुलिस की मलकियत था। इसे कभी कभार मेहमानों के लिए डाक बंगले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और आमतौर पर यह खाली रहता था। यहाँ बरिंद्रा ने हमारे लिए एक आदमी का बंदोबस्त भी कर दिया था। अधेड़ उम्र काश में एक अच्छा खानसा माँ भी था। बरिंद्रा ही के तवज्जो से मैंने एक छोटी कार भी किराए पर ले ली थी। इन तमाम इंतजामात के अलावा अगले रोज आसन जमाल रोड पर वाक़े एक दुकान से मैंने एक खंजर भी खरीद लिया था। खंजर के बगैर मैं अपने आप को अधूरा समझता था। रवि की हलाकत के बाद उन लोगों की सरगर्मियां कुछ मानद बढ़ गई थी। देशमुख नागपाल से जा मिला था। सैम सिंह, बरिंद्रा और आजम खान ने इस तरह गायब किया था कि उसके बारे में कुछ सुनने में नहीं आ रहा था। गाड़ी मिल जाने के बाद मुझे घूमने फिरने में कुछ आज़ादी मिल गई। मैं कभी बिमला को साथ लेकर शहर में घूमता रहता और कभी अकेला ही निकल जाता। जब मैं अकेला होता इन इलाकों में निकल जाता जहाँ कदम कदम पर गुंडों और बदमाशों से सामना होने का एहतमाल रहता। मुझे भी दरअसल कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो रवि और नागपाल के किसी मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक रखते हो और किसी हद तक अपने वतन से मुखलिस भी हों। उस रात में रेड लाइट एरिया में था। गाड़ी मैंने दूर एक कुशादा सड़क पर एक बड़े शॉपिंग सेंटर के पार्किंग लॉट पर छोड़ दी और अंधेरी गलियों में पैदल चलते हुए बिलाखिर एक 3rd क्लास रेस्टोरेंट में बैठ गया। ये स्किन बिजनेस का एरिया था। मुनशियात भी यहाँ खुले आम फरोख्त हो रही थी। बदमाश और राजन भी शिकार की तलाश में फिरते रहते थे या मामूली बातों पर चाकू और पिस्तौल निकल आते थे। इस इलाके में घूमते हुए मैंने बहुत जल्द अंदाजा लगा लिया कि यहाँ मुनशियात फरोश और गुंडों के कई गिरोह सरगर्मे अमल थे। मुझे भी मुनशियात फरोश एजेंटों ने 1-2 जगहों पर रोकने की कोशिश की, मगर मैं कनी कतरा कर निकल गया। रेस्टोरेंट में भी 1-2 मुनशियात फरोश बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक 9 उम्र लड़का मेरी मेज पर भी आ गया। उसने मुझे हीरोइन की पुड़िया दिखाकर सस्ते दामों खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। शाब जी, उसने आगे झुकते हुए मदम लहजे में कहा, लौंडिया मांगता है तो भी हमको बोलने का है ना, एकदम नया अनटच फर्स्ट क्लास। मैंने मुस्कुराकर नफी में सर हिला दिया। तो फिर इधर क्या करने को आया है शाब जी? लड़के ने मुझे घूरा। नशा नहीं, लौंडिया नहीं, तो इधर क्या लेने को आया है? वो लड़का उठकर चला गया और मैं सोचने लगा 12-13 साल की उम्र के इस लड़के का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं रेस्टोरेंट में बैठा बदमजा चाय की चुस्कियां ले रहा था कि बाहर 2 आदमियों में किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। वो एक दूसरे को गंदी गालियां देते हुए संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे। उनके आसपास खड़े हुए लोग दूर हटने लगे। वो दोनों सूरतों ही से बदमाश लग रहे थे। एक कदर निकलते हुए कद और सेहतमंद जिस्म का मालिक था, जबकि दूसरा दरमियाने कदो कामत का और दुबला पतला सा आदमी था। उसकी उम्र 28-30 साल के लगभग रही होगी। वो अपने अरीफ से ज्यादा तेज धार लग रहा था।
میرے خیال تھا کہ اگر ان کی لڑائی باتوں سے آگے بڑھی تو وہ پٹ جائے گا، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا۔ دراز قامت گھنڈے نے اسے تھپڑ مار دیا۔ دبلے پتلے گھنڈے نے غفلت میں ایک تھپڑ تو کھا لیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے حریف کی جو درگت بنائی وہ قابل دید تھی۔ ہٹا کٹا گھنڈا مار کھا کر پسپا ہو گیا اور پھر یہ دھمکی دیتے ہوئے بھاگ گیا کہ وہ اپنے باپ کی حلال کی اولاد ہے تو وہیں کھڑا رہے۔ میں دروازے کی قریب والی میز پر بیٹھا ہوا تھا، وہ دبلا پتلا گھنڈا میری میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ بھاگ گیا سالا، وہ ایک طرف تھوکتے ہوئے بولا۔ ناگبال کے سائے میں جی رہے ہیں حرامی، اپنے اندر اتنا دم خم نہیں کہ 1 to 1 مقابلہ کر سکیں۔ اب گیا اپنی ماں کے خصموں کو بلانے، اپن بھی تو آج بہت تپا ہوا ہے، ایک آدھ کا گردن تو مروڑ کر ہی جائے گا ادھر سے۔ ناگپال کا نام سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ منیسا بدماش ناگپال کا حریف تھا۔ ممکن ہے اس کا اپنا کوئی گینگ ہو یا اکیلا ہی ہو، لیکن اس کی دلیری، حوصلہ اور لڑنے کا انداز مجھے پسند آیا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جنگ کا آخری مرحلہ دیکھ کر ہی یہاں سے اٹھوں گا۔ چائے پیو سومبا دادا، وہ بھاگ گیا، اب نہیں آئے گا۔ ہوٹل کے ویٹر نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا۔ جب تک وہ حرامی نہیں آئے گا ہم بھی ادھر بیٹھا ہوا ہوں۔ سومبا دادا نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا، تم لوگ گواہ رہنا، سومبا دادا بھاگا نہیں ہے، میں سالہ ناگپال حرامی سے نہیں ڈرتا۔ وہ بولتا رہا اور میں دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر آدھے گھنٹے بعد اس کا حریف واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ اسی کی طرح کے 2 اٹے کٹے گنڈے اور بھی تھے۔ سومبا اٹھ کر ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا، وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تک گالیوں اور دھمکیوں کا تبادلہ ہوتا رہا، اور پھر وہاں ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ میں بڑی دلچسپ نظروں سے سومبا کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے داؤ پیچ استعمال کر رہا تھا۔ اس کے پہلے حریف نے خنجر نکالا تو پلک جھپکنے کی دیر میں وہ خنجر سومبا کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ ایک موقع پر سومبا ان کے قابو میں آ گیا۔ 2 آدمی نے اسے اس طرح گرفت میں لیا کہ وہ تقریباً بے بس ہو کر رہ گیا، جبکہ تیسرا آدمی خنجر اٹھا کر اس کی طرف لپکا۔ مجھے بینکاک کا وہ خوفناک منظر یاد آ گیا جب میں تھائی کے ساتھ اندرا ریجنٹ ہوٹل گیا تھا اور ٹائیگر کے آدمیوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ مہاراج کے آدمی ہماری مدد کو پہنچ گئے تھے اور ٹائیگر کے آدمیوں نے ماسٹر پھو پھانگ کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لوگ دور دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکا۔ ایک اچھا اور کارآمد آدمی بے موت مارا جا رہا تھا۔ میں ایک ہی چھلانگ میں ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ وہ آدمی سومبا پر حملہ کرنے کے لیے خنجر والا ہاتھ سر سے اوپر اٹھا چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا میں اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے یل کیا۔ بادشاہ لاٹ میں یہ بھی ایک کمال ہے کہ حریف پر حملہ کرتے ہوئے داڑنے کی آواز اس کا حوصلہ پس کر دیتی ہے۔ میں پوری قوت سے ہوا میں اچھلا، میری فلائنگ کک اس کے سینے پر لگی اور وہ بل بلاتے ہوئے پیچھے الٹ گیا۔ خنجر بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں بھی نیچے گرا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ میرا یہ حملہ اس شخص کے لیے اگرچہ بالکل غیر متوقع تھا، لیکن وہ فوراً ہی اٹھ گیا۔ میں نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک اور فلائنگ کک لگا دی اور پھر پے در پہ اسے ککس لگاتا رہا۔ سومبا بھی ان 2 آدمیوں کی گرفت میں تھا، ان دونوں نے اسے پیچھے سے جکڑ رکھا تھا۔ سومبا آہستہ آہستہ آگے کو جھکنے لگا اور پھر اس نے اپنے آپ کو آگے کی طرف زوردار جھٹکا دیا۔ وہ دونوں اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے پشت کے بل زمین پر گرے۔ سومبا فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس کا ایک حریف اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سومبا کی زوردار ٹھوکر اس کی کھوپڑی پر پڑی اور وہ بل بلاتے ہوئے الٹ گیا۔ یہ کھیل چند منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہ سکا۔ میں اور سومبا ان تینوں کو بار بار زمین چاٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سومبا کا اصل حریف جس سے شروع میں جھگڑا ہوا تھا زیادہ تر میرے ہتھے چڑھا رہا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ شخص میرے سامنے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ سومبا نے آگے بڑھ کر اسے زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ آج میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، وہ ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے غرایا۔ اس حرامی ناگپال سے بھی کہہ دینا کہ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرے، میں اس حرامی کو بھی زمین چٹا دوں گا۔ وہ شخص اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سومبا میری طرف متوجہ ہو گیا۔ شکریہ دوست، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ تم میرے لیے اجنبی ہو، لیکن جس طرح تم نے میری جان بچائی ہے میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ لیکن کیا تم نے بیچ میں کود کر غلطی نہیں کی؟ نہیں میرے دوست، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے جواب دیا۔ تم جیسے دلیر اور حوصلہ مند آدمی کے کام آ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ بولا۔ ناگپال اپنے آپ کو اس دیش کا راجا سمجھنے لگا ہے، مگر ہے تو وہی اچکا جیب کترا۔ دولت آ جانے سے آدمی کی فطرت تو نہیں بدل جاتی۔ بہرحال آؤ، میرے ساتھ ایک کپ چائے پیو۔ ہم ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ ویٹر نے پوچھے بغیر ہمارے سامنے چائے رکھ دی۔ اب دور دور کھڑے ہوئے لوگ بھی قریب آنے لگے تھے۔ سومبا کو تقریباً سبھی لوگ جانتے تھے۔ بہت سے لوگ مجھے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم بھی چائے پی رہے تھے کہ بغیر ان کی ایک جیپ ریسٹورنٹ کے سامنے آ رکی۔ اس میں 8-10 گنڈے بھرے ہوئے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں آکی تھی، کسی کے ہاتھ میں تیگا اور کوئی لاٹھی اٹھائے ہوئے تھا۔ میں محتاط ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید یہ انہی لوگوں کے آدمی ہیں جو مار کھا کر گئے ہیں، لیکن یہ سومبا کے آدمی تھے۔ میں تو دلی بازار میں تھا سومبا دادا، ایک لمبا ترنگا گنڈا آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ میں تیگا تھا۔ مجھے جیسے اطلاع ملی میں ان لوگوں کو لے کر چلا آیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کہاں گئے؟ ہمیں بتاؤ، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے۔ بھاگ گئے وہ حرامی، اس ٹائیگر نے انہیں مار مار کر بھگا دیا۔
सोम्बा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर मेरे बारे में बताने लगा अगर मैं मुदाखलत ना करता तो वो आज मारा जाता। वो सब लोग मेरे सामने झुक गए। तुम लोग जाओ, सोम्बा ने कहा। अब कई रोज तक वो हरामी लोग अपने जख्म चाटते रहेंगे और उसके बाद ही कुछ करने की सोचेंगे और फिर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। वो लोग वापस चले गए। हम तकरीबन आधा घंटा मजीद वहां बैठे रहे और फिर मैं उठ गया। आओ मेरे साथ, मैंने सोम्बा की तरफ देखते हुए कहा। तुमसे कुछ बातें करने को जी चाहता है। हम रेस्टोरेंट से निकलकर टहलते उस तरफ आ गए जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोलकर पहले सोम्बा को पैसेंजर सीट पर बिठाया और फिर ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। मैं सोम्बा को मायामती वाले मकान में ले आया। उसकी एक चाबी मैंने मायामती से पहले ही ले ली थी। सोम्बा को पहचानने में मैंने कोई गलती नहीं की थी। वो गुंडा जरूर था मगर मुनशियात की खरीदो फरोख्त से उसे शदीद नफरत थी। कोताली नामी उस गुंडे से सोम्बा की लड़ाई भी इसी बात पर हुई थी। कोताली का ताल्लुक नागपाल के गिरोह से था और नागपाल का असल बिजनेस मुनशियात ही से मुतल्लक था। उसके गिरोह के लड़के वहां घूम फिर कर मुनशियात फरोख्त कर रहे थे और कोताली उन लड़कों की निगरानी कर रहा था। सोम्बा ने उसे मना किया कि अपने लड़कों को यहाँ से ले जाए और इस बात पर झगड़ा बढ़ गया। वो नागपाल के आदमी थे जो पिट कर गए थे और मुझे यकीन था कि बात यहीं खत्म नहीं हो गई थी, मामला आगे बढ़ेगा। नागपाल को जब पता चलेगा तो वो खामोश नहीं रहेगा और इत्तेफाक ये था कि मैं भी इस मामले में मुलव्वस हो गया था। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि मुझे सोम्बा जैसा आदमी मिल गया था जिससे मैं काम ले सकता था। सोम्बा से खुलकर बातें हुई। उसे मैंने बताया कि यहाँ क्या साजिश हो रही है और जनरल खोराट यहाँ पोस्ट की काश्त वाले इलाके पर किस तरह कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे सैम सिंह और चांगली के बारे में भी बता दिया जो नागपाल की इस मामले में मदद कर रहे थे। अच्छा वो चीनी, सोम्बा ने कहा। मुझे उस पर पहले ही शुबा था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, लेकिन तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक? मेरा भी इनसे कुछ पुराना हिसाब चल रहा है, मैंने कहा और फिर उसे थाईलैंड में मुनशियात की स्मगलिंग के हवाले से पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताने लगा। मैं यहाँ देशमुख के ताकुब में आया था। मैंने उसका ताकुब पस मंदिर भी बता दिया और आखिर में उसे सैम सिंह से आमना सामना होने से बाद अब तक के वाकयात बताने लगा। हम दोनों का रास्ता एक ही है। मेरे खामोश होने पर वो बोला, तुम जिस तरह इस लड़ाई में कूद पड़े थे उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो सकते। ऐसे हालात में हर कोई दूर भागता है, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज से हमारी दोस्ती पक्की। तुम आवाज भी दोगे तो ये सोम्बा अपनी जान हथेली पर लेकर पहुंच जाएगा। मुझे सिर्फ एक मामले में तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैंने कहा। हुक्म करो, वो बोला। मुझे किसी आजमाइश में पीछे नहीं पाओगे। उनका मंसूबा बहुत खतरनाक है, मैंने कहा। गोल्डन ट्राइएंगल का जनरल खोराट यहाँ भी अपने कदम जमाना चाहता है ताकि यहाँ भी हीरोइन की फैक्ट्रियां लगा सके। उसने नागपाल जैसे आदमी को अपने साथ मिला लिया है जो उसका रास्ता हमवार कर रहे हैं। मैं कुछ देर खामोश हो गया और फिर उसे बताने लगा कि वो लोग किस तरह यहाँ अपनी जगह बना रहे हैं। मौत के ये सौदागर हश्त पा की तरह पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। मैं कह रहा था, जाहिर है हम पूरी दुनिया में इस सैलाब को नहीं रोक सकते, लेकिन जिस हद तक मुमकिन हुआ उस हद तक कोशिश तो कर सकते हैं। ये तुम्हारा देश है। तुम और तुम्हारी तरह के दूसरे बहुत से लोग चाहेंगे कि यहाँ के लोग इस जहर से महफूज रहें। मैं इतना चाहता हूँ कि यहाँ उनके कदम ना जमने पाए। अगर नेपाल में उनके कदम जम गए तो उसके बाद वो इंडिया के शुमाली खित्ते की तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का इलाका भी पोस्ट की पैदावार के लिए बड़ी शोहरत रखता है। वहाँ भी चरसो, अफयून वगैरह सरेआम फरोख्त होती है। मुनशियात की खरीदो फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं। जनरल खोराट इस सूरत हाल से फायदा उठाएगा और नेपाल के बाद उसके कदम इसी खित्ते की तरफ उठेंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसे यहीं रोक दिया जाए और आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाए? मैं तुम्हारे साथ हूँ, सोम्बा ने कहा। मुझे बताओ क्या करना होगा। मेरे पास ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो मेरे एक इशारे पर आग में भी कूद पड़े। आज से वो सब तुम्हारे डिस्पोजल पर होंगे। तुम हुक्म करो। फिलहाल तो नागपाल और उसके गैर मुल्की मेहमानों जिन्हें तुम चीनी समझ रहे हो की निगरानी की जरूरत है। देशमुख भी नागपाल के पास पहुंच गया है। वो मेरे सामने बाजी हार गया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो चैन से नहीं बैठेगा। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल उनकी नकलो हरकत पर निगाह रखी जाए। तुम फिक्र मत करो, सोम्बा ने कहा। मैं अपने सारे आदमी को हरकत में ले आऊंगा। इस तरह गड़बड़ हो जाएगी, मैंने कहा। 2-4 ज़हीन आदमियों को मुंतखब करके उनकी ड्यूटी लगा दो जो रोजाना शाम को तुम्हें रिपोर्ट देते रहे। मेरी और तुम्हारी मुलाकात रोजाना रात 11 बजे इसी मकान में होगी और हम आपस में तबादला ख्याल करेंगे। सोम्बा ने मेरे इस प्रोग्राम से इत्तफाक किया और उसके साथ ही हमारी इस रोज की मुलाकात खत्म होगी। सोम्बा को रुखसत करने के बाद मैं तकरीबन आधा घंटा मजीद उसी मकान में ठहरा रहा और फिर दरवाजों को ताले लगाकर चाबियों का गुच्छा मैंने बरामदे में उसी ताक में रख दिया जहां से उस रात मायामती को उठाते हुए देखा था। जब मैं अपनी गाड़ी पर वहां से रुखसत हो रहा था तो 11 बज रहे थे। दरियाई धोबी खोला के किनारे पर वो डाक बंगला भी अगरचे काली का स्थान ही के इलाके में था, उससे जरा आगे आर्निको रोड था जिसकी दूसरी तरफ थापा कारी का इलाका शुरू हो जाता था। मैं अगर चाहता तो गलियों में होते हुए डाक बंगले तक पहुंच सकता था, लेकिन सिंगा दरबार यानी शाही महल के करीब से मैंने गाड़ी का रुख पृथ्वी पात रोड की तरफ मोड़ दिया। बुरा काली मंदिर वाले चौराहे पर मैंने एक दुकान से कुछ फल खरीदे और कार को वहां से आर्निको रोड की तरफ मोड़ दिया। इस तरह मुझे डाक बंगले तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। कार की आवाज पर गेट काशमा ने खोला। मैं बरामदे के सामने कार रोक कर अंदर दाखिल हुआ।
बिमला लाउंज में एक सोफे पर नीम दराज ऊँग रही थी और सामने टीवी चल रहा था। कोई इंडियन फिल्म चल रही थी। मैंने फलों वाली टोकरी सेंटर टेबल पर रख दी और टीवी बंद कर दिया। उसके साथ ही बिमला ने आंखें खोल दी। टीवी की आवाज शायद उसके लिए लोरी का काम दे रही थी। आवाज बंद होते ही वो जाग गई। अरे बहुत देर लगा दी तुमने हिम्मत सिंह, कहाँ रह गए थे? बिमला अंगड़ाई लेते हुए बोली। भूख से जान निकली जा रही है, मैंने तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने बिमला को जवाब देने की बजाय काशमा को आवाज देकर खाना लगाने को कहा और अपने कमरे में घुस गया। बाथरूम में मुंह हाथ धोकर मैंने कपड़े भी बदल लिए और जब लाउंज में वापस आया तो काशमा सेंटर टेबल पर खाना लगा रहा था। खाने के दौरान में मैं बिमला को बाजार में होने वाली लड़ाई और सोमबा से मुलाकात की तफसील बता रहा था। क्या वो भरोसे का आदमी है? ऐन वक्त पर धोखा तो नहीं देगा? बिमला ने कहा। मैं किसी को पहचानने में गलती कम करता हूँ, मैंने जवाब दिया। सोमबा को पहचानने में भी मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे यकीन है वो अपनी जान तो दे देगा लेकिन मुझसे धोखा नहीं करेगा। खाने के बाद हम देर तक टीवी पर फिल्म देखते रहे। नेपाल में दो तबके आबाद थे, हिंदू और बुद्ध मत। लेकिन हिंदू न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मईशत पर छाए हुए थे बल्कि इनका कल्चर भी नुमाया था। शहर में भी बुद्ध के पैरोकार कसीर तादाद में नजर आते थे लेकिन उनकी अक्सरियत दई इलाकों में आबाद थी। वो बहुत सादा लोग थे, अपने काम से काम रखने वाले। सियासत से भी उन्हें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी लेकिन वो ऐसी चीजों से अलग थलग भी नहीं थे। माशरे पर अमूदी तौर पर हिंदू इज्म की छाप नुमाया थी। टीवी पर भी ज्यादातर इंडियन चैनल ही के प्रोग्राम दिखाई दिए जाते थे और सिनेमाओं में भी ज्यादातर इंडियन फिल्में ही चलती थी। इस वक्त टीवी पर जो फिल्म चल रही थी खासी दिलचस्प थी। जब फिल्म खत्म हुई तो मैंने गर्दन घुमाकर बिमला की तरफ देखा तो वो सो रही थी। मैंने उसे कंधे से पकड़कर झुंझोड़ दिया, टीवी बंद किया और बिमला को कमरे में लाकर बिस्तर पर गिरा दिया और खुद दूसरे कमरे में आ गया। मैं अगरचे अलग कमरे में सोता था लेकिन सुबह जब आंख खुलती तो बिमला को अपने बेड पर पाइंती की तरफ पड़े हुए पाता। पता नहीं वो किस वक्त अपने कमरे से निकलकर मेरे बेड पर आ जाती थी। शोभा के मिल जाने पर मुझे ज़हनी सुकून नसीब हुआ था और मैंने एक बार फिर योगा की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और मुराकबा भी किया करता था। सुबह सवेरे उठकर मैं कुछ देर मुराकबा और योगा की प्रैक्टिस करता, फिर गाड़ी पर दरबार मार्ग की तरफ निकल जाता जहाँ रत्ना पार्क ही में थोड़ी देर योगा की मशक करता, फिर जॉगिंग और एक्सरसाइज करता और सूरज तुलू होने के बाद पार्क की दूसरी तरफ कांति 5 से होते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता। शोभा की हालत पहले से बहुत बेहतर थी और वो बड़ी तेजी से सेहत की तरफ बढ़ रही थी। उससे अभी तक मेरी तफसीली बातचीत नहीं हो सकी थी लेकिन उस रोज शाम को जब मैं बिमला के साथ हॉस्पिटल आया तो गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला। शोभा को इस बात पर हैरत थी कि हम उसे बचाने के लिए देशमुख का पीछा करते हुए खटमंडू तक आ गए थे और फिर उसी रोज गुफ्तगू के दौरान में बिमला ने सोनिया के बारे में बता दिया तो शोभा का चेहरा एकदम धुआं हो गया। बेचारी, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, बहुत अच्छी लड़की थी। बाहुल पर सुगवारी सी तारी हो गई। हम देर तक सोनिया के बारे में बातें करते रहे। मैं और बिमला 8 बजे हॉस्पिटल से निकले, येलो पकोड़ा होटल में खाना खाया और 10 बजे के करीब अपने डाक बंगले पर वापस पहुंच गए। हमारे पास करने को कोई काम नहीं था। बिमला ने टीवी ऑन कर दिया और रिमोट कंट्रोल के बटन दबा दबा कर अपनी पसंद का चैनल तलाश करने लगी। मैं भी उसके करीब बैठ गया। बरिंद्रा और आजम खान की तरफ से पिछले 3-4 दिन से कोई इतला नहीं मिली थी। एक मरतबा मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में टेलीफोन पर बरिंद्रा से राब्ता करने की कोशिश की मगर वो दफ्तर में मौजूद नहीं था। उसके बारे में बताया गया कि वो बख्तारपुर की तरफ गया हुआ है। इंस्पेक्टर आजम खान के बारे में कुछ इल्म नहीं था कि वो कहाँ है। 11:45 बजे के करीब मैं मायावती के मकान पर जाने के लिए रवाना हो गया और मैं ठीक 11 बजे वहां पहुंच गया था। सोमबा भी आमतौर पर ठीक 11 बजे ही वहां पहुंच जाया करता था। मैं उसका इंतजार करता रहा। 11:15 बज गए लेकिन सोमबा नहीं आया। 11:30 बजे फोन की घंटी की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। इस वक्त बरामदे में मैं खड़ा था। अंदर आया तो तीसरी मरतबा घंटी बज चुकी थी। मैंने बिमला को ये नंबर नोट करवा रखा था। बरिंद्रा और आजम खान के पास भी ये नंबर मौजूद था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह किसकी कॉल हो सकती थी। मैंने रिसीवर उठाया तो एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई थी। मैं उस आवाज के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाया था कि वो आवाज दोबारा मेरी समाज से टकराई। मैं सोमबा बोल रहा हूँ मास्टर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सोमबा, मैं जल्दी से बोला। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँ, तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मालूम हुआ? तुम भूल गए हो मास्टर कि मैं रोजाना तुम्हारे पास आ रहा हूँ, सोमबा ने जवाब दिया। मैं अक्सर टेलीफोन के करीब वाली कुर्सी पर बैठता रहा हूँ और टेलीफोन सेट पर नंबर लिखा हुआ है। समय क्या? मैं उसके मुशाहदे और कुव्वती हाफजा की दाद दिए बगैर ना रह सका। कहो खैरियत? मैंने पूछा। मैं इस वक्त क्लाक टावर के करीब अनारपुर रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। देशमुख के एक आदमी को मैंने काबू किया हुआ है। इसे तुम्हारे मकान पर लाना मुनासिब नहीं, तुम यहाँ आ जाओ। इस शख्स से कुछ काम की बातें मालूम हो सकती हैं। ठीक है, मैं चंद मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैंने ये कहते हुए रिसीवर रख दी और बरामदे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं कार को मुख्तलिफ गलियों में घुमाते हुए दरबार मार्ग की तरफ आ गया। दरबार पास सीधी क्लाक चौक टावर तक चली गई थी। अनारपुर रेस्टोरेंट तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं कार से उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ चंद कदम ही चला था कि एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो दरमियाने कद और घुटे हुए जिस्म का मालिक एक नेपाली था। सर के बाल बिखरे हुए जिन्हें तकरीबन 2 इंच चौड़े इलास्टिक बैंड के जरिए समेटने की कोशिश की गई थी। वो नीली जीन्स और टी शर्ट पहने हुए था। गले में भी नीले रंग का रुमाल बंधा हुआ था। ठोड़ी पर चंद बाल थे और आंखों में सुर्खी तैर रही थी। मेरे साथ आओ मास्टर, उस शख्स ने कहा।
सोम्बा यहाँ नहीं, वो रत्ना पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रत्ना पार्क? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। हाँ, शिकार ने कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश की थी, उस शख्स ने कहा। सोम्बा उसे रत्ना पार्क की तरफ ले गया है, मुझे कह दिया था कि तुम्हें वहीं ले आऊं। मैंने एक बार फिर गौर से उस शख्स की तरफ देखा। अब मैंने उसे पहचान लिया। ये उन आदमी में से एक था जो उस रात जीप पर रेड लाइट एरिया के रेस्टोरेंट में सोम्बा के पास आए थे। मैंने उसे कार में बिठा लिया और कार को घुमाते हुए दोबारा दरबार पाथ की तरफ ले आया। रत्ना पार्क तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने कार सड़क के किनारे पर खड़ी कर दी और इंजन बंद करके नीचे उतर। दूसरी तरफ वो आदमी भी नीचे उतर चुका था। हम दोनों पार्क में दाखिल हो गए। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे। 10 बजे तक इस पार्क में बड़ी रौनक थी। मुनासिब फासलों पर लगे हुए खंभों पर बरकी बल्ब भी जगमगाते थे, लेकिन इस वक्त तारीकी और सन्नाटा था। मैं उस शख्स के पीछे चलता रहा। एक जगह कदे आदम पौधों के करीब पहुंचकर वो रुक गया और फिर अचानक उसने पौधों की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उसके साथ ही एक नुस्वानी चीख सुनाई दी, लानत हो तुम पर। मुझे अपने साथी की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही चटाक की आवाज उभरी और इस मर्तबा एक आदमी चीख उठा। मेरा साथी पौधे फैलांग कर वापस आ गया। मैं समझा शायद कोई हमारी निगरानी कर रहा है। उसने मेरे साथ चलते हुए कहा, ये सारे धंधे भी रात को पार्कों ही में होते हैं। मैं समझ गया कि वो किन धंधों की बात कर रहा था। पार्क में काफी आगे जाकर वो दरख्तों के कुंज के करीब रुक गया। उसके दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था जिसकी खिड़की से रोशनी नजर आ रही थी। ये गालबन पार्क के निगरान का कमरा था। हम जैसे आगे बढ़े, एक आदमी पौधों से निकलकर हमारे सामने आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था, लेकिन मेरे साथी को पहचान कर वो रास्ते से हट गया। हम दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गए। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ बागबानी में इस्तेमाल होने वाली चीजें पड़ी थी। कुछ टूटे फूटे गमले बिखरे हुए थे। कमरे में सीलन और खाद वगैरह की नागवार बू भरी हुई थी। कमरे में 3 आदमी थे। एक सोम्बा, दूसरा उसका एक लंबा तिरंगा साथी जिसके हाथ में खमदार ब्लेड वाला तीगा था, और तीसरा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी अच्छी खासी खातिर तवाज़े की गई थी। सोम्बा मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। सॉरी मास्टर, वो बोला, इसे तुम्हारे ठिकाने पर लाना मुनासिब नहीं था। इस वक्त यही मुनासिब जगह नजर आई, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। कुछ बताया इसने? मैंने पूछा। कुछ बका तो है, बाकी तुम पूछ लो, सोम्बा ने कहा। और फिर उस शख्स ने जो कुछ बताया वो खासा सनसनीखेज था। उसके कहने के मुताबिक नागपाल देशमुख और चांगली ने अपने खतरनाक मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी थी और वो चंद रोज में इस पर अमल करने वाले थे। इस इब्तदाई मरहले में हिंदुस्तान से आने वाली एक शख्सियत को कत्ल कर दिया जाता। जिस शख्स को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था वो इतना अहम तो नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में लोक सभा का मेंबर होने की वजह से उसकी अहमियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। हिंदुस्तानियों ने नेपाल को अपनी कॉलोनी समझ रखा था। इस किस्म के लोग आजादी से यहाँ आते रहते थे। कई लोगों ने तो यहाँ जायदादें बना रखी थी और उनके कारोबार भी थे। हिंदुस्तान के बिहारी लाल नामी जिस शख्स को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था वो एक हफ्ते बाद काठमांडू पहुंचने वाला था। काठमांडू के नवाई इलाके में उसकी एक शानदार कोठी भी थी और उसने यहाँ बिजनेस भी शुरू कर रखा था। वो अक्सर यहाँ आता रहता था। ठीक है, मैंने सोम्बा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसका क्या किया जाए? सोम्बा ने जमीन पर पड़े हुए शख्स की तरफ इशारा किया। क्या इसकी छुट्टी कर दी जाए? उसने मखसूस अंदाज में गले पर हाथ फेरा। इसकी जरूरत नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन इसे कम से कम उस वक्त तक मंत्री आम पर नहीं आना चाहिए जब तक बिहारी लाल काठमांडू से वापस नहीं चला जाता। ठीक है मास्टर, सोम्बा ने कहा। इसे उस वक्त तक ऐसी जगह पर रखा जाएगा जिसके बारे में इसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा। उसने अपने आदमी को इशारा किया। वो जमीन पर पड़े हुए उस शख्स को उठाकर बाहर ले गए। मैं और सोम्बा भी कमरे से बाहर आ गए। सोम्बा ने बत्ती जलती रहने दी, अलबत्ता दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। मैं सोम्बा के साथ चंद मिनट वहां खड़ा रहा। फिर सोम्बा अपने आदमी के पीछे कांति रोड की तरफ चला गया और मैं दरबार पाथ की तरफ आ गया जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। यह दरबार रोड और कांति रोड के दरमियान बहुत बड़ा पार्क था। इसके सामने दरबार रोड की तरफ बस स्टॉप भी था। मैं चूंकि रोजाना सुबह सवेरे यहाँ आया करता था, इसलिए इस पार्क के बेशतर हिस्सों से वाकिफ हो गया था। मैं पुख्ता रविशों पर चलने की बजाय पार्क एरिया के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जहाँ दरख्तों की बहुतायत थी। मैं भी दरख्तों के करीब पहुंचा था कि किसी चीज से ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। संभल कर पीछे देखा तो रुक गया और मुड़कर उस चीज को देखने लगा जिससे ठोकर लगी थी। चंद गज बाईं तरफ पार्क के जंगले के साथ एक तंग सी सड़क थी जो बस स्टॉप से कांति रोड तक चली गई थी। उस सड़क पर बिजली के खंभे पर जलने वाले बल्ब की मध्यम सी रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। मैं उस चीज को देखकर चौंक गया जिससे टकरा कर गिरते गिरते बचा था। वो चीज हल्की सी रोशनी में चमक रही थी। मैं झुककर उसे देखने लगा। वो ठोस क्रिस्टल का इंसानी मुजस्मा था, बल्कि ये मुजस्मे का पेट से नीचे का धड़ था। मैंने उसे टटोल कर देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। 3-4 गज के फासले पर मुजस्मे का ऊपर का धड़ भी पड़ा हुआ था। ये किसी औरत का मुजस्मा था जो टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। मेरी हैरत का इंतहा ना रही। क्रिस्टल का ये टूटा हुआ मुजस्मा इस जगह कहां से आया था? मैं इस पार्क के बेशतर हिस्सों से वाकिफ था। पार्क में शाह दीपाल और मलका रत्ना के पत्थर के मुजस्मे तो देखे थे, लेकिन क्रिस्टल का ये मुजस्मा कहीं दिखाई नहीं दिया था। वहाँ रोशनी बहुत हल्की थी, चेहरे के नकूश नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि ये मलका का मुजस्मा था या किसी देवी का।
अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, क्रिस्टल का ये मुजस्मा कहीं से चोरी तो नहीं किया गया? हो सकता है यही बात हो, कोई शख्स इसे कहीं से चुरा कर लाया हो, फिर शायद किसी खौफ की वजह से इसे यहाँ फेंक कर भाग गया। फेंकने से मुजस्मा टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। इस मुजस्मे के बारे में मेरे जहन में तरह तरह के सवालात उभर रहे थे। इसका शुमार नवाजरात में भी हो सकता था। इसे यहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं था। अभी तो ये सिर्फ 2 टुकड़े ही हुआ था, किसी और के हाथ लग जाता तो मजीद टूट फूट होने से जाया हो सकता था। मैंने झुककर वो मुजस्मा उठा लिया, एक हिस्सा एक बगल में और दूसरा दूसरी बगल में। दोनों हिस्से खासे वजनी थे। पार्क से निकलने से पहले मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और फिर तेज तेज कदम उठाते हुए कार के करीब आ गया। मुझे ये अंदेशा भी था कि अगर किसी ने देख लिया तो चोरी के इल्जाम में धर न लिया जाऊं। मैंने मुजस्मे के दोनों हिस्सों को कार के पीछे रख दिया। दोनों हिस्से सीट पर पूरे नहीं आए थे। एक हिस्सा सीट पर रखा और दूसरा उसके आगे फिट मैट पर रखना पड़ा। मैं बहुत हल्की रफ्तार से कार चलाता रहा था ताकि झटका लगने से मुजस्मे को ठेस ना पहुंचे और मजीद टूट फूट ना हो। जब मैंने कार रोकी तो चौंके बगैर ना रह सका। मैं डाक बंगले जाना चाहता था जहाँ बिमला भी मौजूद थी, लेकिन मैं माया मती वाले मकान पर पहुंच गया था। मुझे रास्ते में बिल्कुल एहसास नहीं था कि किस तरफ जा रहा हूँ। बहरहाल मैंने यही सोच लिया कि इस मुजस्मे को यहाँ रखकर डाक बंगले चला जाऊंगा और सुबह सबसे पहले बरिंद्रा से राब्ता करके इसके बारे में बताऊंगा ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये मुजस्मा कहाँ से चोरी किया गया था। मैंने नीचे उतरकर गेट खोला और फिर कार को अंदर ले आया। मैंने मुजस्मे के दोनों हिस्से कार से निकालकर मायामती वाले कमरे में पहुंचा दिए और उन्हें बेड पर डालकर दोनों हिस्सों को आपस में मिलाने लगा। वो मुजस्मा इस तरह टूटा था जैसे ब्लेड से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। मैंने उन्हें आपस में मिलाया तो वो बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। कहीं और कोई खराश तक नहीं आई थी। मैं सीधा होकर उस मुजस्मे को देखने लगा और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो एक भरपूर जवान औरत थी, कद 5.5 फुट के लगभग। अगर वो जिंदा औरत होती तो उसका बदन बड़ा गुदाज होता। चेहरे के नकुश नायत पुरकशिश, मोटी मोटी आंखें जो पूरी तरह खुली हुई थी और लगता था जैसे उनमें बेपनाह करब भरा हुआ हो। बाल लंबे थे जो पीछे पुश्त तक चले गए थे। पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक वो एक मुकम्मल और भरपूर औरत थी। लगता था जैसे क्रिस्टल की चट्टान को तराश कर ये मुजस्मा तैयार किया गया हो। मुजस्मा साज ने इसकी तैयारी में बड़ी मेहनत और महारत का सबूत दिया था। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई नादिर शायकार था जिसे यकीनन म्यूजियम से चुराया गया था और चोर किसी वजह से खौफजदा होकर इसे पार्क में फेंक गया था। और मैं सोच रहा था कि सुबह सबसे पहले बरिंद्रा को इसके बारे में इतला दूंगा। मैं सर से पैर तक गहरी नजरों से उस मुजस्मे का जायजा ले रहा था। उसका जोड़ अगरचे आपस में मिल गया था, लेकिन गौर से देखने पर जोड़ पर बाल से भी बारीक लकीर सी नजर आ रही थी। फिर मुझे न जाने क्या ख्याल आया कि मैं मायामती का मेडिसिन बॉक्स उठा लाया और उसमें से चीजें निकाल कर तलाशी लेने लगा, लेकिन मेरी मतलूबा चीज नहीं मिली। ड्रेसिंग टेबल की तलाशी लेते हुए मुझे एक दराज में स्कॉच टेप का रूल मिल गया। रूल के ऊपर का कुछ टेप मैला हो चुका था जिसे मैंने काट कर फेंक दिया और बड़ी एहतियात से मुजस्मे के जोड़ पर टेप चिपकाने लगा, जिस तरह कोई मास्टर सर्जन मरीज का ऑपरेशन करते हुए एहतियात का मुजाहरा करता है। उसी एहतियात से मैंने मुजस्मे के जोड़ पर चारों तरफ टेप चिपका दिया। टेप चिपकाते हुए मैं अजीब सी कैफियत में मुब्तला रहा और इस काम से फारिग होने के बाद मैं तमानी सी महसूस करने लगा, जैसे मैंने वाकई किसी जिंदा इंसान का ऑपरेशन करके उसे मौत के मुंह से जाने से बचाया हो। इस काम से फारिग होकर मैंने एक बार फिर मुजस्मे का जायजा लिया। शफाफ टेप के नीचे अब जोड़ का बाल बराबर रखना भी नजर नहीं आ रहा था और फिर मेरी नजरें उसके गले में पड़े हुए हार पर जम गई। ये हार भी मुजस्मे ही का एक हिस्सा था। इसके ऐन वस में लाकड़ की तरह अंगूठे के नाखून के बराबर एक चिपटा मोती था जो सीने के ऐन वस में रखा हुआ था। इस हार को भी बड़ी महारत और खूबसूरती से तराशा गया था। मेरी आखिरी मर्तबा मुजस्मे को देखा और फिर मैं चौंके बगैर ना रह सका। कुछ देर पहले मैंने उसकी आंखों में बेपनाह करब महसूस किया था, लेकिन अब इन खूबसूरत आंखों में करब की वो कैफियत नहीं रही थी। मैंने अपना वहम समझकर सर झटक दिया और बत्ती बुझाकर कमरे से बाहर आ गया। बरामदे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे पैर मन मन के हो रहे थे। पूरे जिस्म पर अजीब सनसनी की कैफियत तारी होने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आ सका। दरवाजे को ताला लगाकर जैसे ही पलटा, आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। सारी एकदम भारी हो गया, जैसे अंदर गुबार सा भरता जा रहा हो। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और बड़ी मुश्किल से चलते हुए बरामदे से नीचे आ गया, ऐसे जैसे मुझे कोई पीछे बुला रहा हो। टांगे जैसे पत्थर की होकर रह गई थी, कदम उठाए नहीं उठ रहा था। लगता था जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे पीछे की तरफ खींच रही हो। 1-2 मरतबा मैंने अपनी बाहों पर किसी की हल्की सी गिरफ्त भी महसूस की थी और मैंने मुड़कर भी देखा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यकायक मुझे क्या हो गया है। मैं सर को बार बार झटक रहा था, लेकिन दिमाग का खुमार कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से बरामदे के सामने खड़ी हुई कार तक पहुंच सका और फिर कार के अगले पहिए पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गया। टायर फ्लैट हो चुका था। मैं कार का सहारा लेते हुए दूसरी तरफ आ गया। दूसरा आगे का टायर भी फ्लैट था। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। पूरे जिस्म पर जैसे चींटियां सी रेंग रही थी। मैं कार से टेक लगाए खड़ा एक बार फिर सर को होले होले झटके देने लगा। उसी वक्त पानी की चंद बूंदे मेरे ऊपर पड़े।
मैंने सर उठाकर ऊपर देखा, पानी की मोटी मोटी बूंदें मेरे चेहरे पर भी गिरी। तारीख आसमान पर घन गरज की आवाज सुनाई देने लगी और एकदम तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बरामदे में आ गया। बारिश बड़ी तेजी से शुरू हो गई थी और देखते ही देखते तूफानी शक्ल इख्तियार कर गई। तेज हवा के झक्कड़ आसमान से बरसने वाले पानी की बौछार को कभी एक तरफ धकेलते और कभी दूसरी तरफ। बादलों के गरजने की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग का गुबार फैलता जा रहा था। एक अजीब सी सनसनाहट थी जो मुझे अपनी लपेट में ले रही थी। मेरे सोचने समझने की तमाम कुव्वतें जैसे सल्ब होकर रह गई थी। और फिर न जाने किस तरह मैंने ये फैसला कर लिया कि अब डाक बंगले वापस नहीं जाऊंगा। कार के अगले दोनों टायर फ्लैट हो चुके थे। अचानक शुरू होने वाली बारिश ने तूफानी शक्ल इख्तियार कर ली थी। मेरी अपनी कैफियत कुछ बेहतर नहीं थी। ऐसी सूरत में मेरे लिए वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस हालत में ना तो मैं पैदल 2.5-3 मील का फासला तय कर सकता था और ना ही ऐसी तूफानी बारिश में कोई सवारी मिलने का इम्कान था। फिर ये एक और हैरत अंगेज बात हुई। ये फैसला करते हुए मेरे अंदर की बहरानी कैफियत भी खुद ब खुद बदलने लगी। दिमाग पर छाया हुआ गुबार कम होने लगा। बोझलपन बतदरीज दूर होता गया और टांगे भी हल्की फुल्की महसूस होने लगी। 4 मिनट बाद मैं अपने आप को बिल्कुल पहले जैसा महसूस करने लगा। अजीब हालत थी। मैं तकरीबन 10 मिनट तक बरामदे में खड़ा आसमान से बरसते हुए पानी को देखता रहा, फिर अंदर आ गया। दरवाजा बंद करके मैं सीधा किचन में घुस गया। चाय बनाकर मैं लाउंज में सोफे पर बैठ गया और फोन का रिसीवर उठाकर बिमला को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि मैं रात को वापस नहीं आ सकूंगा। फोन बंद करके चाय पीते हुए मैं सोच रहा था कि यकायक मुझे क्या हो गया था। कार के दोनों टायर भी अचानक कैसे फ्लैट हो गए थे। मैं सोचता रहा लेकिन कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। चाय खत्म करके मैंने खिड़की से बाहर झांका। बारिश अब भी हो रही थी लेकिन उसका जोर टूट गया था। और फिर अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैं गैर इरादी तौर पर मायामती वाले कमरे की तरफ मुड़ गया, जहां मैंने क्रिस्टल की उस खूबसूरत औरत के मुजस्मे को मायामती के बिस्तर पर लिटा दिया था। कमरे में दाखिल होते ही मैंने बत्ती जला दी और मुजस्मे की तरफ देखते ही मैं चौंक गया। सनसनी की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में तोड़ गई। मैंने 1 घंटा पहले उस मुजस्मे को बिस्तर पर लिटाकर उसकी मरहम पट्टी की थी तो गहरी नजरों से मुतअद्दिद बार उसका जायजा भी लिया था। क्रिस्टल का वो शफाफ मुजस्मा बिल्कुल उसी रंगत का था जैसा कि आप शीशे के किसी टुकड़े को देखते हैं, लेकिन अब वो मुजस्मा वैसा नजर नहीं आ रहा था। उसमें हल्के गुलाबी रंग की झलक नजर आ रही थी। मैं उसे अपना वहम समझकर कमरे से बाहर आ गया। बत्ती मैंने जलती ही रहने दी और दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। दूसरे कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट के और सराहने पड़ी हुई एक किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। यह अमेरिका और रूस की सर्द जंग के पस मंजर में अंग्रेजी नावल था। जिन दिनों में मायावती के साथ यहाँ रहा करता था, ये नावल उन दिनों भी पढ़ा करता था और कभी भी 2-3 सफ़ा से ज्यादा नहीं पढ़ सका था। वो सफ़ा मुड़ा हुआ था जिसकी चंद सतरें आखिरी मर्तबा पढ़ी थी। मैंने सफ़ा सीधा किया और उसे आगे पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चंद सतरों से ज्यादा नहीं पढ़ सका। ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैंने किताब बंद करके सराहने रख दी और आज की सूरत के बारे में सोचने लगा। देशमुख के पकड़े जाने वाले आदमी ने जो इंकशाफात किए थे वो बड़े तशवीशनाक थे। भारत के सरहदी कस्बे तंगपुर के उस घटिया रिहायशी होटल में इंस्पेक्टर आजम खान ने भी ऐसे ही खदशात का इजहार किया था और अब उसकी बातों की तस्दीक हो रही थी। नेपाल में हिंदुस्तान की किसी भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के कत्ल से हंगामे होंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में रखना पड़ेगा और जनरल खोराट जैसे लोग ऐसे मौके से फायदा उठाएंगे। ये तो मंसूबा ही उन लोगों का था। यहाँ नागपाल जैसे उसके एजेंट मौजूद थे जो नेपाली हुकूमत को इन वाकयात का जिम्मेदार ठहरा कर मजीद इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे और इस इंतशार में जनरल खोराट को यहाँ कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। मुझे बिहारी लाल के कत्ल को हर सूरत में रोकना था। ये तो बहरहाल तय था कि सुबह होते ही मैंने इंस्पेक्टर बरिंद्रा को इस सूरत हाल से आगाह करना था ताकि किसी संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जा सके। यही सब कुछ सोचते हुए मैं नींद की आगोश में पहुंच गया, लेकिन वो आवाज, मेरी आंख उसी आवाज से खुली थी। मैं गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन किसी औरत के कराने की आवाज वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। इस मकान में इस वक्त मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं यहाँ अकेला ही तो आया था। मेरे साथ क्रिस्टल के इस टूटे हुए मुजस्मे के सिवा और कोई नहीं था, जिसे बिस्तर पर डालकर मैंने स्कॉच टेप से जोड़ दिया था। और ये सोचना ही हमाकत थी कि औरत का वो मुजस्मा तकलीफ से करा रहा होगा। अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर आने के बाद तूफानी बारिश से बचने के लिए कोई औरत बैरूनी दीवार कूदकर अंदर आकर बरामदे में बैठ गई हो और अब किसी तकलीफ से करा रही हो। मेरे कमरे की बत्ती जल रही थी। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 4 बजने वाले थे। मैं बिस्तर से उठकर नंगे पैर कमरे से बाहर आ गया और लाउंज की तरफ जाने के लिए 2 कदम चला ही था कि ठिठक कर रुक गया। वो आवाज उसी कमरे यानी मायामती वाले कमरे की तरफ से आ रही थी। मैं मुड़कर उस तरफ देखने लगा। मेरा दिमाग उलझ कर रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि कराने की आवाज किस तरफ से आ रही थी। मैं भी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि कराने की वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी,
اس مرتبہ سمت کا اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ آواز اسی کمرے کی طرف سے آئی تھی۔ آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ کوئی عورت کسی تکلیف سے ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ میں کمرے کی طرف مڑ گیا اور پہلا قدم اندر کی طرف رکھتے اس طرح رک گیا جیسے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے ہوں۔ دماغ میں دھماکے ہونے لگے، سنسنی کی لہر میرے پورے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ گردن پر چونٹیاں رینگنے لگی اور دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عورت کا وہ خوبصورت کرسٹل کا مجسمہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ نہیں، کرسٹل کا مجسمہ نہیں، وہ عورت تھی، زندگی سے بھرپور عورت۔ میں نے اس کا کرسٹل کا جسم پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اب وہ بے جان کرسٹل نہیں، گوشت پوش کی زندہ عورت تھی۔ رنگت ایسی جیسے دودھ میں ہلکا سا گلابی رنگ ملا دیا گیا ہو۔ سرخ احمری ہونٹ اور سینے کا ہلکا سا زیرو بم اس میں زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، چہرے پر کرب کے ہلکے سے تاثرات تھے اور وہ ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ وہ بے لباس تھی اور اسی طرح پشت کے بل بالکل چت لیٹی ہوئی تھی جس طرح میں نے اس مجسمے کو لٹایا تھا۔ اس کے پیٹ پر ایک طرف سے دوسری طرف تک وہ ٹیپ اب بھی موجود تھا جو میں نے مجسمے کو جوڑنے کے لیے چپکایا تھا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی، شاید میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہاں کرسٹل کے ایک ٹوٹے ہوئے مجسمے کو لٹایا تھا اور اس وقت میرے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل عورت لیٹی کسی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا، بلکہ ایسا ملکوتی حسن اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک انگلی دانتوں میں دبائی، میں نے انگلی پر دانت کچھ زیادہ ہی زور سے گاڑ دیے تھے۔ میں انگلی کو دوسرے ہاتھ سے سہلانے لگا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس گلابی اور گداز بدن پر نظریں ٹھکانا مشکل تھا۔ میں نے بیڈ پر ایک طرف پڑی ہوئی چادر کھول کر اس کے جسم پر ڈال دی۔ اس کا چہرہ نہیں ڈھکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ عورت کی آنکھیں حسین ہو تو لوگ ہرنی کی آنکھوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہرنی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان آنکھوں کے سامنے تو جیسے ہرنی کی آنکھیں بھی ہیچ نظر آ رہی تھی۔ موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جنہیں بے اختیار چوم لینے کو دل چاہتا تھا، لیکن میں اپنی اس خواہش پر عمل نہیں کر سکا۔ ان آنکھوں میں بے پناہ اداسی اور کرب تھا۔ میں زیادہ دیر تک ان آنکھوں میں جھانکنے کی تاب نہ لا سکا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے شاید کچھ کہنا چاہا، مگر ہونٹ تھے کہ پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔